Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Fawzia Muslim and I belongs to University of Karachi. This video is for third year students and topic of this video is derivations of zero, first and second order reactions. So let's start with the definition of order of reaction. मैंने आपको एक बात बताई थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि कभी भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जस्ट इक्वेशन को देखते हुए जज नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इक्वेशन है जिसमें दो रिएक्टेंट्स हैं और दोनों रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल 1 है, तो यू कैन नॉट जज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय जस्ट वॉचिंग द इक्वेशन। आप ये नहीं कह सकते कि रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है, रिएक्टेंट बी के रिस्पेक्ट से भी फर्स्ट ऑर्डर है और ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है कंबाइन करके, आप ये नहीं कह सकते। What you have to do, you have to just perform the experiment and the rate law must depend on the experimentally determined data. ठीक है, तो यही डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की भी है। द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशंस, ये सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशंस है प्रेजेंट इन द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ। नॉर्मल रेट लॉ नहीं, दैट विल बी मस्ट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद अब मैं रेट लॉ लिखने के काबिल हूँ जिसमें we have two reactants. The reactant A is going to be as first order and reactant B is also showing itself as first order. So the overall reaction will be second order. ठीक है, तो sum of power of concentrations, दो concentrations हैं उनकी powers का sum that will be present in the experimentally determined rate law. Experimentally determined rate law के अंदर उसको हम क्या कहेंगे? Order of reaction. So let's start with the zero order reaction. अच्छा, मैंने यहाँ पे किसी बुक की या कहीं नेट से पिक्चर नहीं डाली, मैंने इसको लिखा है बाकायदा मेहनत करके ताकि आपको हर स्टेप क्लियर हो, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ स्टेप्स मिसिंग होते हैं, कुछ स्टेप्स डायरेक्टली किए हुए होते हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, सो व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन? Those reactions in which rate of reaction is independent of the reactant concentration. क्या मतलब हुआ? जिसमें रेट जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा हो। इसका मतलब ये कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि ड्यूरिंग रिएक्शन उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, तो उसको हम कहेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसमें कभी भी आप रेट लॉ में वाटर को मेंशन नहीं करते, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन 55 मोलर होती है, जबकि बाकी जो कंसंट्रेशंस आप लेते हैं वो पॉइंट्स में आप लेते हैं, 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, 0.5 मोलर, अगर बहुत ले लिया तो 1 मोलर, 2 मोलर, इस तरह से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। जबकि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर 55 मोलर होती है अगर आप कैलकुलेशन के थ्रू निकालें, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस इन बिटवीन वाटर एंड अदर्स कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये है कि वाटर की कंसंट्रेशन के ऊपर ड्यूरिंग द रिएक्शन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर इट एज अ रिएक्टेंट, एज अ स्पेसिफिक रिएक्टेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तभी आप उसको रेट लॉ में मेंशन नहीं करते कभी भी। ठीक है, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू वाटर रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर इन नेचर। ठीक, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, or you can say rate of reaction will be independent of the concentration of reactant, उसको हम कहेंगे zero order reaction। ठीक है, अच्छा, रेट विल बी इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। इसमें क्या होता है कि जो रेट है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली एक ही स्टेप में दिखा दो कि जब कंसंट्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा तो कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर आएगी वो ऑब्वियसली क्या आएगी? ज़ीरो आएगी। और किसी भी चीज़ की जो पावर होती है ज़ीरो अगर हो जाए तो 1 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा रेट कांस्टेंट के। हमेशा याद रखिएगा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, क्योंकि जो भी कंसंट्रेशन उसकी होगी उसके ऊपर आपने अगर ज़ीरो पावर लगा दी दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी ये बात कह सकते हैं, मैंने आपको पूरा मैथमेटिकली यहाँ पे करके भी दिखा दिया कि रेट बराबर है रेट कांस्टेंट के। और फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में आपके पास अगर एक रिएक्टेंट है दैट विल बी ए, तो उसकी कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो वो चेंज नहीं हो रही, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी एक्ट एज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो उसके ऊपर आपने ज़ीरो लगा दिया। किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप ज़ीरो लगाते हो पावर तो 1 के बराबर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि रेट विल बी इक्वल्स टू के। अच्छा, यहाँ पे बीच में मैंने ये क्या चीज़ डालती है, अगर आप रेट मेंशन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू और डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू आप किसी
रिएक्टेंट का रेट लिखते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव में आता है। ये बात मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताई थी। और अगर विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिखेंगे तो इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर अभी हम यहाँ पे रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो आप चाहें तो रेट लिखें और आप चाहें तो ये पूरी चीज़ लिख के इसको के बराबर कर दें, इट्स अप टू यू, ठीक। अच्छा, इफ़ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय dt देन व्हाट विल हैपन। यहाँ पे भी हमने अगर हम इन दोनों को कंसिडर करें तो यहाँ पे भी मैंने dt से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे भी मैंने dt से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दीज dt विल बी कैंसिल आउट विथ ईच अदर, देन व्हाट विल बी द रिमेनिंग d कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू k dt, ठीक है। डिफरेंशियल को ओमिट करने के लिए वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन। अच्छा, डिफरेंशियल हम लेते क्यों हैं? डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंस, किसी चीज़ में का चेंज अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो वो आप डिफरेंशियल के थ्रू लेते हैं, ठीक। एक चीज़ होती है डेल्टा, डेल्टा जो आपने देखा होगा ट्राइंगल के साइन का बना हुआ होता है, तो वो भी चेंज को शो कर रहा होता है और स्मॉल डी भी चेंज को शो कर रहा होता है ना। व्हाट्स द डिफरेंस इन बिटवीन डेल्टा एंड स्मॉल डी? अगर आप कहीं पे किसी बिग चेंज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आप डेल्टा का साइन लगाएंगे जो कि आपके पास पिरामिड की शेप का होता है या यू कैन से ट्राइंगल की शेप का होता है, ठीक। बट अगर आप डिफरेंशियल का साइन लगा रहे हो, डिफरेंशियल का मतलब डी जैसा साइन आप अप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि यू वांट टू फाइंड आउट द स्मॉल चेंज इन द रिएक्टेंट। अब ये रिएक्टेंट हो या कोई भी चीज़ हो, कहीं पे भी आप स्मॉल चेंज को ऑब्जर्व करना चाह रहे हो तो डी, स्मॉल डी, और अगर बिग चेंज को ऑब्जर्व करना चाह रहे हो तो पिरामिड शेप का, ये ट्राइंगुलर शेप का डेल्टा यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर अप्लाइंग इंटीग्रेशन, इट विल बिकम लाइक दिस, ठीक है। कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन अप्लाई किया है, ठीक। अच्छा, इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद इक्वेशन विल बिकम दिस, ठीक। यहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट आ जाता है प्लस सी के साथ, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन ओमिट हो जाएगा और ओमिट होने के बाद प्लस सी का साइन आ जाएगा। सी इज बेसिकली इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। आपने यहाँ पे जो इंटीग्रेशन अप्लाई किया है वो टाइम t से 0 तक किया है, इसका मतलब है कि 0 मिनट से लेकर जो भी आपका टाइम चला होगा वहाँ तक किया है। तो जब आप इसको ओमिट करोगे डिफरेंशियल के साइन के थ्रू तो यू विल गेट अ कांस्टेंट हियर, ठीक है। तो कांस्टेंट आपके पास जो है वो c आ रहा है, ठीक। ये इंटरसेप्ट कह लें आप इसको, वो क्या आ रहा है, c आ रहा है। अगर इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस c देन यू हैव टू अप्लाई लिमिट। c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको लिमिट ये अप्लाई करनी पड़ेगी, यही लिमिट बाकी जो डेरिवेशन है उसमें भी अप्लाई होगी, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो। वो ये है कि टाइम ज़ीरो मिनट पर क्या होगा, जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी वो सारी की सारी होगी, कोई भी चीज़ प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी। जब बिल्कुल इनिशियल टाइम होगा 0 मिनट के ऊपर तो क्या होगा कि सारी की सारी जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की वैसी होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। इनिशियल कंसंट्रेशन को आप स्मॉल a से भी शो कर सकते हैं और a नॉट से भी शो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो आगे की डेरिवेशंस में मैंने कहीं स्मॉल a से शो किया हुआ है और यहाँ पे मैंने a नॉट से शो किया हुआ है, ताकि आपको कहीं पे भी आप देखो तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको दोनों चीज़ें मालूम हो। a नॉट देखते हुए भी आपके माइंड में फ़ौरन आ जाए कि इनिशियल कंसंट्रेशन, और स्मॉल a भी देख के आपके माइंड में फ़ौरन आ जाए कि इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर दो देन व्हाट विल हैपन, a की जगह क्या आ जाएगा, a नॉट आ जाएगा, इज इक्वल्स टू वैसे ही रहेगा। अब t जो है वो 0 है, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा 0 हो जाता है। जब पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा इसका मतलब है कि c बराबर होगा सिर्फ a नॉट के, ठीक। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया है कि जब आप ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 1 में देन द इक्वेशन 1 विल बिकम a नॉट इज इक्वल्स टू c, सही। अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यू ऑफ c आ गई देन यू आर एबल टू पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, ठीक। अब वैल्यू ऑफ c इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 पूरी की पूरी मैंने वैसी लिखी हुई है, a यही है इज इक्वल्स टू माइनस के टी वैसी लिखा, प्लस c की जगह सिर्फ क्या लिख दिया मैंने, उसकी वैल्यू जो मैंने अभी निकाली लिमिट अप्लाई करते हुए, जो कि क्या थी, टाइम इज इक्वल्स टू 0 और कंसंट्रेशन a नॉट के बराबर थी, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर आप नेट पे देखोगे, ये डिफरेंट बुक्स में सर्च करोगे तो ये ऐसे भी मिल सकती है आपको, और a को हम रिमेनिंग कंसंट्रेशन भी कहते हैं। रिमेनिंग कंसंट्रेशन का मतलब ये है a माइनस एक्स।
अगर इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल ए है, उसमें से कुछ पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी तो वो क्या हो जाएगी, रिमेनिंग कंसंट्रेशन हो जाएगी। जैसे आप लैब में परफॉर्म कर रहे हो आजकल, तो वो A माइनस एक्स इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो कुछ बुक्स में आपको A मिलेगा और कुछ बुक्स में आपको A माइनस एक्स मिलेगा। तो मैंने और करके यहाँ पर पूरी इक्वेशन लिख दी है, जो कि आपको डिफरेंट बुक्स में अलग सिंबल के साथ मिल सकती है, ठीक है। तो ए की जगह आपको कुछ बुक्स में मिलेगा A माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी, हर की जो है हर जगह के टी ही होगा। और A नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि वो स्मॉल ए से भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन भी आपको कुछ बुक्स में मिलेगी, कुछ बुक्स में ये भी इक्वेशन मिलेगी। बस आपको हमेशा याद रखना है कि कहीं पे अगर कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B लिखा हुआ है सिर्फ, या BT AT लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, उसको आप A माइनस एक्स से भी शो कर सकते हो, ठीक। और अगर A नॉट लिखा हुआ है, B नॉट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, आप उसको स्मॉल सिंबल से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात हो रही थी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो इंडिपेंडेंट होती है रेट से, यानी कि उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टाइम का उसके ऊपर, वो कांस्टेंट ही रहती है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो अगर आप रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, यानी कि टाइम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेट बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो रेट कांस्टेंट रहेगा, कह रही हूँ टाइम बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा और रेट के साथ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख लीजिएगा, दैट इज ऑल अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ कम्स टू वर्ड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एक रिएक्टेंट होता है, उसको वो चीज़ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव A एज अ रिएक्टेंट एंड P इज अ प्रोडक्ट, सो A इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू P, ठीक। सारी जो स्टेप्स मेन स्टेप्स हैं, रेट लॉ बनाना, रेट लॉ से के बाद फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करना, इंटीग्रेशन के बाद फिर सी की वैल्यू फाइंड आउट करना, उसको इक्वेशन में पुट करना और ओवरऑल रिएक्शन बनाना, ये सारी की सारी डेरिवेशंस में तकरीबन सेम रहेंगे स्टेप, ठीक है। तो ये सारे मेन स्टेप्स आप याद रखें। वो मेन स्टेप्स क्या हैं मैं आपको दोबारा बता दे रही हूँ कि कोई भी आप रिएक्टेंट लें, उसको पहले आप शो करवा दें कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद फिर रेट लॉ मेंशन करें, रेट लॉ मेंशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखें, और फिर उसके बाद आप सी की वैल्यू फाइंड आउट करें। सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, टाइम इज इक्वल्स टू जीरो और कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन होगी उस वक्त जब टाइम कुछ जो है पास ही नहीं हुआ, तो ठीक है। उस सी की वैल्यू को आप पुट कर दो अबव इक्वेशन में और एट द एंड आपके पास पूरी जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। सो दीज आर द सम मेन स्टेप्स दैट you will use in all the order of reaction system, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में A P में कन्वर्ट हो रहा है। रेट लॉ अगर हम इसका लिखें डिफरेंशियल रेट लॉ के साथ, तो A के मुताबिक जो है डिफरेंशियल रेट लॉ इस तरह से आएगा और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, विच इज़ गोइंग टू शो दैट रिएक्टेंट इज कंज्यूमिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और रेट जो बेसिकली बराबर होता है रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब है कि 1 है क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। अच्छा, माइनस की साइन को हम यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इस स्टेप में जस्ट यही काम किया है। और एक काम क्या किया है कि जो कंसंट्रेशंस थी उनको एक तरफ कर दिया है, ठीक है। यानी कि इसको मैं यहाँ पे डिवाइड में ले आई हूँ, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई इंटीग्रेशन यहाँ पर भी अप्लाई किया, इंटीग्रेशन यहाँ पे भी अप्लाई किया। जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनको ये फॉर्मूला मालूम होगा कि इंटीग्रेशन 1/x बराबर होता है log ऑफ x के, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बेसिकली 1/x बराबर होता है log ऑफ x के। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास प्रीवियस इक्वेशन थी उसको अगर आप x कंसिडर कर लो तो वो log ऑफ x बन जाएगा। x का मतलब है कि कोई भी वेरिएबल, सही। जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल आप ले रहे हो a, तो ये 1/x कंसिडर किया जा रहा है। 1/a को बेसिकली आप 1/x यहाँ पे कंसिडर करते हुए log ऑफ x ले रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास 1/a है तो वो log ऑफ a बन जाएगा, ठीक है। यानी कि x को आप a कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, सही। तो इट विल बिकम log ऑफ a माइनस के टी प्लस सी, ठीक। वहाँ से डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हटेगा तो प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे। अब वही स्टेप सिंपल कि आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब टाइम इज इक्वल्स टू जीरो और कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। ऑब्वियसली जब कोई टाइम पास ही नहीं हुआ तो जो कंसंट्रेशन होगी वो पूरी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। अब ए नॉट से भी शो कर सकते हैं, अगेन स्मॉल ए से भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ए नॉट से शो किया हुआ है। अब आप क्या करो, सिंपल जो ये दोनों वैल्यूज़ हैं इनको इस इक्वेशन में पुट करवा दो ताकि आपके पास वैल्यू ऑफ सी आ जाए।
ए जो है वो आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, जब कोई टाइम पास नहीं हुआ होगा तो वो ए नॉट हो जाएगा, एल एन ए नॉट, और यहाँ पे अगेन जो टाइम है वो जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो सिंपल आपके पास सी की वैल्यू आएगी एल एन ए नॉट। ठीक, तो अब इस पूरी इक्वेशन को यानी कि सी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने क्या किया है, यहाँ पे सी की वैल्यू को एल एन ए नॉट पुट कर दिया। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ इस स्टेप में मैंने इक्वेशन 1 के अंदर सी की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक, अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं, अगर आप ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करो तो ग्राफ प्लॉट करने का मकसद ये होता है कि आपके पास वाई एक्सिस पे कोई चीज़ आए, एक्स एक्सिस पे कोई चीज़ आए, इंटरसेप्ट हो, कुछ स्लोप हो। ठीक, तो यूजुअली हम एक्स एक्सिस पर, ये यहाँ पर आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो गई है, मैं सिर्फ आपको ग्राफ के बारे में बता रही हूँ। ठीक, तो यूजुअली आप एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रखते हैं और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल्स रखते हैं। ठीक है, एक्स पर इंडिपेंडेंट, वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल्स रखते हैं। सही, अच्छा, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने जीरोथ ऑर्डर में बताया था आपको कि ए इज़ बेसिकली रिमेनिंग कंसंट्रेशन, डेट इज ए माइनस एक्स, के टी तो ऑब्वियसली वैसे ही रहेगा, और ए नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, तो आप उसको ए से भी, स्मॉल ए से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको कहीं पे बुक्स में ऐसे लिखी हुई मिलेगी, कहीं पे ऐसे लिखी हुई मिलेगी, तो मैंने दोनों लिख दिया आपके लिए। ठीक, अच्छा, जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि एल एन ए माइनस एक्स एक्स एक्सिस पे आएगा, आपके पास जो टाइम, सॉरी ये एक्स एक्सिस पे नहीं वाई एक्सिस पे आएगा, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे एक्स लिख दिया है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये एक्स पर नहीं वाई पर आएगा। ठीक है, तो आप इसको लाजमी करेक्ट कर लीजिएगा, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये वाई एक्सिस पे रखा हुआ मैंने। ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे लिख दिया, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा इसको, और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे आएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एम विल बी द स्लोप और स्लोप विल बी माइनस के। अगर माइनस का के है तो इसका मतलब है कि जो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो डिक्रीमेंट में आएंगी। ठीक, अगर माइनस में नहीं होता, पॉजिटिव स्लोप होता तो ओरिजिन से स्टार्ट होता और बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो जाता। ठीक है, बट अगर ये माइनस में तो इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे आ रहा होगा, और स्लोप आपके पास बराबर होगा माइनस के। ठीक है, इंटरसेप्ट जो है वो एल एन ए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरी वैल्यू है ये इंटरसेप्ट की होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि बराबर होगी एल एन ए की। जिन्होंने लैब्स अगर ली हैं फिजिकल की तो उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आयोडीन क्लॉक रिएक्शन में उन्होंने इस तरह का ग्राफ बनाया था फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो वो बहुत सिमिलर है इस ग्राफ से। नाउ कम्स टू व्हाट द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट होते हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने डेरिवेशन की है ये सेकेंड ऑर्डर विद सेम इनिशियल कंसंट्रेशन की है। विद सेम इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन सेम है, या अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक ही रिएक्टेंट है तो एक रिएक्टेंट जो है वो एज अ सेकेंड ऑर्डर बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो दोनों केसेस हो सकते हैं, तो आपके पास दो रिएक्टेंट्स हो और दोनों फर्स्ट ऑर्डर बिहेव कर रहे हो, दोनों की कंसंट्रेशन आपने सेम रखी हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.1 मोलर या 0.2 मोलर रखी हुई हो, या सेकेंड केस आपके पास ये हो कि आपके पास एक ही रिएक्टेंट हो और वो एज अ सेकेंड ऑर्डर बिहेव कर रहा हो। सही, तो ये विद सेम इनिशियल कंसंट्रेशन है कि जैसे फॉर एग्जांपल 2A इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। तो देखिए मेन स्टेप्स वही है कि सबसे पहले आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई किया, फिर सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसमें पुट करेंगे और आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर आपने ये मेन स्टेप्स याद कर लिए तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी डेरिवेशंस की। ठीक है, आप कोई भी डेरिवेशन खुद से निकाल सकते हो और कर सकते हो। सही है, तो सबसे पहले आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, डिफरेंशियल इक्वेशन में वी हैव ए, तो ये जो है वो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया आपने, बनाने के बाद जो है वो बराबर होता है रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डेटा है, तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डेटा में जो भी आपको मोल्स दिए होंगे वो आप उसकी पावर बना देंगे। ठीक है, अच्छा, फिर अगेन आपने क्या किया कि आपने जो कंसंट्रेशन थी उनको एक तरफ कर लिया, जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी हमने किया था पीछे, तो रिएक्टेंस की कंसंट्रेशन को आपने एक तरफ कर लिया और टाइम को दूसरी तरफ कर दिया। इंटीग्रेशन अप्लाई किया, इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद क्या होगा आपके पास कि जब आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 1/a। जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं मैथ्स के स्टूडेंट को मालूम होगा इसको किस तरह से सॉल्व करना है। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है ये स्टेप के, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/a के बराबर होगा, और जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये kt + c आ जाएगा। ठीक है, तो c की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अगेन क्या करोगे c की वैल्यू के लिए, आपको मालूम है कि आप क्या करते हैं कि टाइम 0 पे जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होती है। तो वही मैंने यहाँ पर जो सीक्वेंस था, जो रूल था वो अप्लाई कर दिया कि इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर है कंसंट्रेशन और टाइम जो है वो 0 है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों लिमिट्स को अप्लाई करो इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में जो ये वाला फैक्टर है
टाइम ज़ीरो होने की वजह से अगेन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो सी की वैल्यू सिर्फ 1/a0 आएगी। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सी की वैल्यू सिर्फ 1/a0 आई है। अगर इस सी की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ तो क्या होगा, पूरी इक्वेशन नंबर 1 जो है पीछे सेम रहेगी और सिर्फ सी की जगह क्या आ जाएगा, 1/a0 आ जाएगा। आप आराम से पीछे देख सकते हैं कि पीछे का क्या काम है। ठीक है, बेहतर ये है कि जब आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ वीडियो ऐसी मूवी की तरह ना देखें। आप लाजमी अपने पास पूरा एक लेक्चर रजिस्टर बनाएं। लेक्चर रजिस्टर में मेरा पूरा जो लेक्चर है वो नोट करें खुद से, ताकि आपको लेक्चर नोट करना आए। ठीक, और डेरिवेशंस को तो कभी भी आप सिर्फ सुन के नहीं समझ सकते। आप जब तक खुद से नहीं लिखेंगे मैथमेटिकल वैल्यूज़ को तो आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करना नहीं आएगी। ठीक है, तो ये वीडियो तो बनाने का मकसद ये है कि आप तक मेरा लेक्चर पहुँचे, बट जो एक प्रॉपर काम है वो आपको लाजमी करना है। आपने पूरा अपना जो है रजिस्टर बनाना है, अपना लेक्चर नोटबुक बनानी है और उसमें हर स्टेप को आपने नोट करना है। ठीक है, अच्छा, अगेन यहाँ पे डेरिवेशंस का पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सिर्फ मैंने क्या किया है कि ए की जगह a-x लिखा है। इसका मतलब ये है कि ए जो है बेसिकली रिमेनिंग कंसंट्रेशन, a0 अगेन क्या है आपके पास, इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसको आप स्मॉल ए से भी शो कर सकते हैं। तो करवाने का मकसद यहाँ पे ये है कि आपके पास अगर ये इक्वेशन आए कहीं पर लिखी हुई या ये इक्वेशन आए कहीं पर लिखी हुई तो आप कन्फ्यूज़ ना हो कि ये क्या चीज़ है। आपको दोनों मालूम हो कि दोनों की चीज़ें सेम ही हैं, बस यहाँ पर सिम्बल्स डिफरेंट हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक और काम यहाँ पे क्या किया हुआ है कि के टी यहाँ पे माइनस का था, अपोजिट तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और 1/a-x यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव का था, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले सकते हैं। देखिए एलसीएम वाली कंडीशन बन गई है, तो हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना होगा कि यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस ए विथ a-x। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर माइनस की साइन आएगी और ax हो जाएगा। ठीक है, तो आप पीछे स्टेप में देख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस ax। ठीक, अपने पास लिख के इसको परफॉर्म कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, अच्छा, जब अब आपको एलसीएम लिखना होता है इस तरह की क्वेश्चंस को, तो आप सिंपल क्या करो कि ऑल्टरनेट वैल्यूज़ लिख दो। जैसे यहाँ पर 1 के नीचे a है तो ये a उठा के आप इसके ऊपर लिख दो, और यहाँ पे a-x है तो a-x को उठा के आप यहाँ पर लिख दो। ठीक है, सेम मैंने वही काम किया है कि मतलब ऑल्टरनेट कर दिए वैल्यूज़ को। ठीक है, तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू टेक एलसीएम ऑफ दीज वेरिएबल। ठीक, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का तो आप बहुत ईजिली एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन इसमें जो ये वेरिएबल्स होते हैं इसमें आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका सिंपल मेथड ये है कि जो नीचे की जो दोनों टर्म्स होती है डिनोमिनेटर में, उनको मल्टीप्लाई करवाएं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखें और जो वैल्यूज़ उनको ऑल्टरनेट कर दें, इंटरचेंज कर दें। ठीक है, तो वही काम मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है कि ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो a-x माइनस ए, ये पूरा मैंने इसको खोल के लिख दिया ब्रैकेट। a से a कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास जो वैल्यू बची वो ये बच गई। ठीक है, तो इक्वेशन पीछे बनी थी वो भी ठीक थी और ये वाली जो इक्वेशन अभी बनी है ये भी ठीक है। जस्ट डिफरेंस क्या है कि इस इक्वेशन में देखें आपके पास स्लोप है, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, बट इंटरसेप्ट नहीं है। तो दिस इक्वेशन इज़ विदाउट इंटरसेप्ट। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखें आपके पास k स्लोप होगा, टाइम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आएगा। जैसे ये मैंने आपको चीज़ें बता रही हूँ ना, ये अगर आप नोटबुक पे मेरा लेक्चर नोट कर रहे होंगे तो ये आप अपने पास लिखते चले जाएंगे चीज़ें। ठीक है, तो लाजमी मेरा लेक्चर सुनते हुए नोटबुक लेके बैठे। 1/a-x आपके पास क्या होगा, y एक्सिस पे चला जाएगा। 1/a क्या चीज़ होगी, इंटरसेप्ट होगी। सो दिस इक्वेशन इज विथ इंटरसेप्ट। मैंने आपको पूरा बता दिया, ग्राफ का ट्रेंड किस तरह से आएगा वो भी बता दिया मैंने आपको, इंटरसेप्ट आएगा, सारी चीज़ें बता दी हैं। तो मैं ये आपसे पेपर में पूछ सकती हूँ कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ सेम इनिशियल कंसंट्रेशन विथ इंटरसेप्ट। तो आप सिंपल क्या करेंगे, ये इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखने के बाद आप बता देंगे 1/a-x जो है वो y एक्सिस पे आ रहा है, टाइम आपके पास x एक्सिस पे आ रहा है, k स्लोप होगा, 1/a आपके पास इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, और अगर विदाउट इंटरसेप्ट कहूँगी तो आप ये वाली इक्वेशन लिख के ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जिसमें m आपके पास k है, टाइम आपके पास x एक्सिस पे आ रहा है और ये पूरी चीज़ आपके पास y एक्सिस पे आ रही है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट the zero order, first order and second order with same initial concentrations derivations. So thank you so much.
बात ये है आप लोगों से करनी मुझे लास्ट में कि देखिए आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है कि आप लोगों के लिए मैंने पूरी डेरिवेशन लिखी है। लिखने के बाद मैंने पिक्चर्स लेके अपलोड की हैं और मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ। मैं अगर चाहती तो मैं किसी बुक से या किसी नेट से जो है इक्वेशंस की डेरिवेशन उठा के मैं डायरेक्ट पेस्ट करती, आपको दे देती। एक ही चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, BSc में भी पढ़ी हुई है, फर्स्ट या सेकेंड ईयर में भी पढ़ी हुई है, मैं डायरेक्टली इसको फोटोस्टेट शॉप पर रखवा देती। यहाँ पे हर स्टेप क्लियर करने का मकसद ये है, लिखने का मकसद मेरा ये है कि आपको हर चीज़ क्लियर हो। ठीक है, तो जब मैंने इतनी मेहनत की है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पेरेंट्स का पैसा हलाल करो और जब भी मेरा लेक्चर देखने बैठो अपने पास रजिस्टर लेके बैठो, पूरा बाकायदा लेक्चर नोट करो जैसे एक क्लास में किया जाता है। ठीक है, सो मेरी मेहनत का जो फल है वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, सो डैट वॉज ऑल अबाउट दिस डेमोन्स्ट्रेशन। थैंक यू सो मच।